इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज से जो है हम किसी अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को किस तरह से पता करते हैं। तो इसके लिए ये रहा ब्रिज। इस ब्रिज में देखिए यहां पे ये जो आपको रेजिस्टेंस R1 और ये जो रेजिस्टेंस R2 है ये दिख रहा है, ये दोनों ही प्योर रेजिस्टेंस होते हैं। और यहां पे ये जो रेजिस्टेंस R3 दिख रहा है और ये जो इंडक्टेंस L3 दिख रहा है ये दोनों ही वेरिएबल होते हैं, हम इनके वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। और यहां पे ये जो रेजिस्टेंस Rx दिख रहा है और ये जो इंडक्टेंस Lx दिख रहा है ये दोनों ही अननोन है, हम जो है इन्हीं के वैल्यू को यहां पे पता करेंगे। तो हम जो है इस वीडियो में Rx की वैल्यू को पता करेंगे और यहां पे ये जो इंडक्टेंस Lx है हम इसका भी वैल्यू पता करेंगे, ये दोनों ही अननोन है। और यहां पे देखिए ये जो पॉइंट B और ये जो पॉइंट D दिख रहा है इनके बीच में यहां पे देखिए एक डिटेक्टर लगा हुआ है और यहां पे ये है AC सोर्स और यहां पे ये जो है ये लगा हुआ है टाइपिंग की। इस टाइपिंग का काम है सर्किट को क्लोज और ओपन करना। तो हमने जो है यहां पे अभी ये जो की है इसे क्लोज कर दिया। अब जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही ये जो EMF सोर्स है इसके कारण इसमें करंट का फ्लो होगा। तो यहां से हमने मान लिया कि जो करंट का फ्लो हुआ वो हुआ I और ये जो करंट है ये इस पॉइंट A पे आने के बाद ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, जो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसी से। तो यहां से ये जो है ये दो पार्ट में टूट जाएगा। हमने ये मान लिया कि ये जो आर्म AD है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हुआ वो हमने मान लिया वो हुआ I1 और यहां पे ये जो आर्म AB है जो जिसमें कि यहां पे रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हुआ वो हुआ है I2। अब ये जो I2 करंट है ये इस पॉइंट B पे आने के बाद फिर दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। तो हमने ये मान लिया कि ये जो डिटेक्टर है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हुआ वो हमने मान लिया वो हुआ ID। तो यहां पे हमने मान लिया ये है ID और यहां पे ये जो आर्म BC है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हुआ वो हमने मान लिया वो हुआ IX। और ये बड़ा ही क्लियर है कि ये जो IX है ये बराबर होगा I2 माइनस ID के। और यहां पे ये जो I1 है जो कि इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है वो इस पॉइंट D पे आने के बाद ये जो जंक्शन है यहां पे आने के बाद ये ID के साथ मिल जाएगा और यहां पे ये जो करंट का फ्लो होगा वो होगा देखिए कितना, चलिए हमने मान लिया ये जो करंट हुआ ये हुआ I3 और ये बराबर होगा I1 प्लस ID के। अब यहां पे ये जो आपको रेजिस्टेंस R3 दिख रहा है और ये जो इंडक्टेंस L3 दिख रहा है ये दोनों ही वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, हम इनके वैल्यू को चेंज करते हैं और तब तक चेंज करते हैं जब तक कि ये जो करंट ID है ये जीरो ना हो जाए। दैट मीन्स इसका जीरो होने का जो मतलब है वो ये है कि ये जो पॉइंट B का पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा इस पॉइंट D के पोटेंशियल के। और इस केस में हम ये कहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस के कंडीशन में है। अभी डिटेक्टर से जो है कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा और ये जो है ये बैलेंस के कंडीशन में है। तो यहां पे ये जो ब्रिज है ये बैलेंस के कंडीशन में है। जब ये ब्रिज बैलेंस के कंडीशन में होता है तब देखें सिचुएशन किस तरह से बनता है। होता यह है कि ये जो आर्म AD है इसका जो यहां पे इंपीडेंस बनता है, इस आर्म AD का जो इंपीडेंस बनता है अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो इंपीडेंस बनता है ये जो आर्म BC है इसका जो इंपीडेंस बनता है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो बराबर होगा इसका जो इंपीडेंस बनता है इस रेजिस्टेंस R2 का, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके इंपीडेंस के साथ, ये जो आर्म DC है इसके इंपीडेंस के साथ। तो चलिए अभी नाम दे देते हैं फिलहाल। तो ये जो इंपीडेंस है ये R1 के लिए ये है Z1 और यहां पे इसका इंपीडेंस है ये है Z2 और यहां पे ये जो इंपीडेंस होगा ये होगा Z3 और माफ कीजिएगा यहां पे ZX और यहां पे ये होगा Z3। तो अभी देखिए जब ब्रिज जो है ये बैलेंस के कंडीशन में होता है तो किस तरह का इक्वेशन बनता है हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। द इक्वेशन फॉर बैलेंस कंडीशन इज
हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जो है इसके इम्पीडेंस Z1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके इम्पीडेंस के साथ जो कि है ZX, तो यहां पे Z1 इंटू ZX ये बराबर होता है इसका जो इम्पीडेंस होगा इस R2 का इंटू इसका जो इम्पीडेंस होगा जो कि है Z3, तो यहां से ये बराबर होता है Z2 इंटू Z3 के। हमने लास्ट वीडियो में इस पे काफी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं, तो हो सके तो उस वीडियो को जो है आप पहले देख लें। फिलहाल यहां से आगे बढ़ते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं कि ये जो है यह इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार देख लेते हैं कि ये जो Z1 है, ZX है, Z2 है और Z3 है, इनका वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे देखें अभी आप देखें कि ये जो Z1 होगा, यहां पे ये जो Z1 होगा ये बराबर होगा Z1 कहां पे है, ये है इसका जो इंपीडेंस बन रहा है जो कि यहां पे सिर्फ व सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, तो ये बराबर होगा R1 के। और देखें आप जो Z2 होगा, जो यहां पे इंपीडेंस Z2 होगा ये बराबर होगा, यहां पे भी देखें आप जो कि इंपीडेंस Z2 है जिसमें कि यहां पर प्योर रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, तो ये भी बराबर होगा R2 के। अब देख लेते हैं कि इंपीडेंस Z3 का वैल्यू कितना होगा। Z3 इक्वल टू यहां पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और साथ ही साथ इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो यहां पे तो जो रेजिस्टेंस है उससे तो हम लिख ही लेंगे। चलिए यहां पे हमने लिख दिया R3। R3 किसका रेजिस्टेंस है, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका है, लेकिन यहां पे ये जो आपको इंडक्टेंस दिख रहा है ये वाला देखें L3, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे कि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कितना होता है, वो होता है ओमेगा L, तो यहां पे ये होता है ओमेगा L। ओमेगा क्या है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस एसी सोर्स का, और ये होता है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका, इस L3 का, दैट मींस इसी का ये रेजिस्टेंस है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो हम यहां पे सीधा सीधा प्लस करके नहीं जोड़ते हैं, बल्कि यहां पे हम लगाते हैं, लिखते हैं, मुझे कहना चाहिए J, जिससे कि ये बन जाता है इमेजिनरी पार्ट और ये बन जाता है रियल पार्ट। देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम यहां पे एक J लगा देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं इसे एक्सप्लेन कर पाना अभी मेरे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे फेज एंगल आता है और भी हमें कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सो बेहतर है कि अभी आप इसे छोड़ दें। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है वो आप क्लास 12th में कुछ इस तरह से पढ़े होंगे कि ये बराबर होता है अंडर रूट में, सो ये बराबर होता है अंडर रूट में R3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो है अभी इस सर्किट में जो इंपीडेंस है जिसे कि हम दोनों को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस बनता है उसी को हम इंपीडेंस कहते हैं, तो इंपीडेंस का वैल्यू कितना होगा, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। सो यहां पे Z3 को समझ लें कि ये इसके बराबर है, लेकिन यहां पे हम इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम बल्कि यहां पे इसी के फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो फिलहाल यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखें ये जो ZX होगा इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। सो इसी तरह से हम यहां पे लिखेंगे ZX का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा RX प्लस J ओमेगा LX के। तो अब जो है हम इन वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग these value in इक्वेशन 1। तो यहां से आगे देखें हम Z1 के जगह पे लिखेंगे R1, तो यहां पे हो गया R1 इंटू ZX के जगह पे लिखेंगे हम ये वाला वैल्यू, तो यहां पे RX प्लस J ओमेगा LX के, और ये बराबर होगा, देखिए Z2 की जगह पे हम लिखेंगे R2, तो यहां से ये हो गया R2 और फिर ब्रैकेट में Z3 की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू, तो यहां से आगे ये हो जाएगा R3 प्लस J ओमेगा L3 के। अब हम जो है यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस R1 का इस ब्रैकेट के अंदर,
तो यहां से ये हो जाएगा R1 इंटू RX प्लस जे ओमेगा R1 इंटू LX, ये बराबर हो जाएगा R2 इंटू R3 प्लस जे ओमेगा R2 इंटू L3 के। अब हम यहां पे जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये है रियल पार्ट, तो ये बराबर होगा इस रियल पार्ट के, और यहां पे ये जो आपको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है ये बराबर होगा इस इमेजिनरी पार्ट के। तो यहां पे जो R1 RX है, यहां पे ये जो R1 RX दिख रहा है ये बराबर होगा R2 R3 के। तो यहां से जो RX है इसका वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो यहां से ये जो RX है इसका जो वैल्यू होगा ये होगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय ये जो है R1 इसके। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू RX, जो कि अननोन रेजिस्टेंस था। तो हमने जो है इसका वैल्यू को यहां पे पता कर लिया है। इसी तरह से यहां पे ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा ये बराबर कर देंगे हम इसके, दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से हम आगे लिखेंगे ओमेगा R1 यहां से ये हो जाएगा LX ओमेगा R1 LX बराबर यहां पे ओमेगा R2 L3 के। तो आप देखें यहां पे ये जो ओमेगा है इस ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा यहां से R1 LX बराबर R2 L3 के। तो यहां से ये जो LX है यही है अननोन इंडक्टेंस है, तो हम इसका वैल्यू यहां से पता कर लेंगे, जो कि होगा यहां से LX बराबर, ये बराबर होगा, देखिए किसके, ये बराबर होगा R2 L3 डिवाइडेड बाय R1 के। तो ये हो गया अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू LX का, जो कि बराबर है R2 इंटू L3 डिवाइडेड बाय R1 के। तो हम इस तरह से यहां पे ये जो अननोन रेजिस्टेंस है RX और अननोन इंडक्टेंस है LX, तो हमने यहां पे जो है इन दोनों का ही वैल्यू को पता कर लिया है।